हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग क्लास 11th का स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। सो आज हम लोग स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सबसे पहला कि स्टैटिस्टिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया है और इसका मतलब आखिर होता क्या है। सो स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है, जिसका ओवरऑल मीनिंग एक ही होता है। तो ये कौन कौन से जगह से डिराइव किया गया है? सो लैटिन वर्ड से स्टेटस, ठीक है, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एंड ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक। सो ईच ऑफ विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। तो सबका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट ही होता है। एंड यहाँ पे और क्या बोला गया? और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट। सो स्टेट यानी कि कंट्री के बारे में, यहाँ पे कंट्री के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टैटिस्टिक कहलाता है। सो स्टैटिस्टिक आखिर और क्या होता है? So the word statistic conveys different meaning to different people. Some people regard statistic as data, facts, or measurements, while others believe it to be the study of figures. So mainly इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिक में हम लोग डेटा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डेटा या इंफॉर्मेशन अगर हम लोग कह दें, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हर एक डेटा स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता है। तो मोस्टली हम लोग फिगर्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में और जो कि न्यूमेरिकल नेचर में होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टैटिस्टिक को हम लोग दो पार्ट्स में, दो सेंसेस में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस, ठीक है। सो प्लूरल सेंस का मतलब हो जाता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सीधा सीधा न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करना वो हो जाता है हमारा स्टैटिस्टिक। और सिंगुलर सेंस में क्या है? स्टैटिस्टिक डील विथ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सो अगर होल एंड सोल देखा जाए तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है, यानी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है। सो न्यूमेरिकल फैक्ट्स, फिगर, डेटा के बारे में स्टैटिस्टिक में बात हो रहा है। तो ये जब भी हम लोग सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं किस चीजों को, तो न्यूमेरिकल डेटा को, सो उसे स्टैटिस्टिक कहा जाएगा। सो टू सेंसेस में, एक तो हमारा प्लूरल सेंस में हो गया, तो प्लूरल सेंस में हो गया कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, और सिंगुलर सेंस में एक प्रोसेस है। तो एक एक करके इसको भी डिटेल में हम लोग देखते हैं। सो स्टैटिस्टिक एज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। सो प्लूरल सेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि कलेक्ट एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है कि इसका पहला फीचर है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सो एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया? सम टोटल। सो इसका मतलब ये भी होता है कि हम लोग सिंगल न्यूमेरिकल डेटा को नहीं पढ़ेंगे, है ना। सिंगल न्यूमेरिकल डेटा को यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन का, एक पर्सन का हाइट जो है वो 5'6" है, ठीक है। सो अगर ये हाइट है तो इससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। या काउ हैज 4 legs, तो अब इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। सो हमें एग्रीगेट्स चाहिए, एग्रीगेट ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसे हमें एग्रीगेट करना है, सम टोटल करना है या एवरेज निकालना है। आइसोलेटेड जो फिगर्स है वो स्टैटिस्टिक का पार्ट नहीं होगा, है ना। हमेशा जो स्टैटिस्टिक का पार्ट होगा, तो वी नीड कलेक्शन ऑफ डेटा। सो एक पर्सन का हाइट था, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मान लेते हैं यहाँ पे 10% का अगर हाइट दे रखा है, सो दैट इज स्टैटिस्टिक, ठीक है, क्योंकि उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। स्टैटिस्टिक वो हमारा स्टैटिस्टिक हुआ क्योंकि उसमें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज डेटा जब हमारे पास आएगा तो फिर उसका काम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी कि जो डेटा है वो काफी सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है। एक कोई फैक्टर्स यहाँ पे नहीं होगा उसका अफेक्शन का या चेंजेस का, ठीक है। सो मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होगा वो। So numerical figures data are influenced by various factors. It is not easy job to study the effects of any one figure separately by ignoring other factors. जैसे मान लेते हैं कि अगर राइस का जो फसल है तो वो फसल मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होगा। सीड्स भी होंगे, फर्टिलाइजर्स भी होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होगा। सो मल्टीपल फैक्टर्स होगा। सो मल्टीपल फैक्टर्स को हमें पढ़ना पड़ता है। हमें कोई एक फैक्टर पे हम ध्यान देके कि हाँ इसी फैक्टर से अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कह सकते।
नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक को हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, है ना। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, तो इन सभी चीजों को पढ़ा नहीं जा सकता है। स्टैटिस्टिक हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, नंबर में एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, है ना। हमेशा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करना चाहिए। और इसे जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, इसे हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक डेटा इज कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी फॉर जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट। कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लगाने हैं, रूल्स बनाने हैं, सो जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स करने हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए जैसे अकाउंट्स में होता है ना, लेकिन इसमें रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। सो स्टैटिस्टिक हमेशा जब कलेक्ट किया जाएगा तो जो पर्पस होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। जो पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा होगा वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी प्री डिटरमाइंड। पहले से हमें पता रहनी चाहिए कि इस चीज के लिए ये डेटा का कलेक्ट किया जा रहा है, ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अदरवाइज अगर हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, सो प्री डिटरमाइंड कोई पर्पस ही नहीं है, तो पर्पस अगर होगा ही नहीं तो स्टैटिस्टिक का फिर यूज ही क्या, है ना। फिर स्टैटिस्टिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक को हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए कि जिसको कंपेयर किया जा सके। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज जनरली डन विथ अ मोटिव टू कंपेयर। हमेशा जो स्टैटिस्टिक होगा तो उसमें एक मोटिव होना चाहिए, मोटिव टू कंपेयर। नेक्स्ट है सिंगुलर सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक को देखते हैं तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक को बोला जाता है स्टैटिस्टिक एज अ मेथड। तो इसमें मेथड है किस चीज का, किस चीज का मेथड है, तो मेथड ऑफ डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ हम डील करेंगे। सो क्या क्या करना है, सो हमें कुछ स्टेजेस में भी बांटे हुए हैं, या इसको हम लोग डेफिनेशन को भी कह सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन। तो हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आपको किसी चीजों के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद जाके डायरेक्टली आप कलेक्ट कर सकते हो, आप कॉल पे कलेक्ट कर सकते हो, आप मेल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। अब किसी पर्सन के बारे में जानना है तो उससे डायरेक्ट ना जान के उससे रिलेटेड पर्सन के से बात करके भी हम वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है पर्टिकुलर सीक्वेंस में। फिर उसके बाद प्रेजेंट करना है डेटा को। तो प्रेजेंट हम लोग टेक्सटुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, हम लोग पाई चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, कि वो डेटा हमारे पास प्रेजेंट हो गया, अब उसको एनालाइज करना है। तो एनालिसिस के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमारा मीन, मीडियन, मोड ये सभी आ जाएगा। तो डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा है, अब जैसे 10% का हाइट दे रखा है, ठीक है, तो हाइट को हम लोग प्रेजेंट कर दिए, है ना। हाइट क्या किए, पहले डेटा को कलेक्ट कर लिए, फिर उसे ऑर्गेनाइज कर दिए हम लोग नंबर्स सीक्वेंस में, इधर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या सीरियल नंबर या रोल नंबर, इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज कर दिए, फिर प्रेजेंट कर दिए। तो उसको हम लोग पाई चार्ट के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या ग्राफ के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो प्रेजेंट कर दिए। अब एनालाइज करना है कि वो डेटा से हमें कलेक्ट करना है कि आखिर इसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। सो हमने एवरेज निकाल लिया, अब उस एवरेज के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे डेटा को, यानी कि अब हमें एक्चुअल कंक्लूजन निकालना है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें कि इसका आखिर मतलब क्या हो रहा है। सो एनालिसिस के मदद से, एनालिसिस ऑफ डेटा की मदद से इंटरप्रेट किया जाता है। सो ये हमारा हो गया स्टैटिस्टिक एज मेथड इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में तो इसके कुछ स्टेजेस के बारे में हमने देख लिया, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में जैसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, डायग्राम के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में, इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सो मैंने एनालिसिस में भी बता दिया आपको सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सभी कुछ मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट स्टेप इंटरप्रेट करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी का तो ये क्या हो गया, इट इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम एनालाइज डेटा। तो एक्चुअल इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ये हमारा इंटरप्रिटेशन में पता चलने वाला है, दैट इज
फाइनल कंक्लूजन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, आखिर स्टैटिस्टिक का क्या क्या फंक्शंस है। सो टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल है, हमारे नंबर्स में डेटा है, तो उसको आसान करना, सिंप्लीफाई करना, ये स्टैटिस्टिक का पहला हमारा फंक्शन है। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। सो उस डेटा को पर्टिकुलर, हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है ना, ताकि उसको आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सके, समराइज किया जा सके, है ना। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, तो स्टैटिस्टिक के थ्रू हम लोग फैक्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, जो 2 या 3 डेटा हमारे पास दे रखे हैं या जो भी डेटा हमारे पास निकल के आता है उसको हम आसानी से कंपेयर कर सके। ठीक है, ये हो गया स्टैटिस्टिक का कुछ फंक्शंस। और क्या क्या फंक्शंस हैं? सो नेक्स्ट हमारे कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे टू फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो स्टैटिस्टिक की मदद से प्लान पॉलिसीज बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में भी हमारा मदद करता है, फ्यूचर डिटरमाइन करने में भी मदद करता है। सो बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, ये आप जानते हो, बिजनेस स्टडीज में आपने ये पढ़ रखा है। सो अ करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस। Statistical tool like interpolation, time series analysis, etc. help in making projections for future. So उसी तरह से अकाउंट्स में भी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, स्टैटिस्टिकल टूल्स का हेल्प लिया जाता है बिजनेस में, ताकि जिससे फोरकास्टिंग हो सके कि फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? अगर हमें मान लेते हैं कोई यहाँ पे रूल्स डिटरमाइन करने हैं, सो रूल डिटरमाइन करने हैं, तो उससे हमारा एक हाइपोथेसिस हम लोग सेट करते हैं, है ना, हम लोग एक स्टेटमेंट सेट करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि फेस्टिवल सीजन्स में रेलवे का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, तो ये एक हाइपोथेसिस हमने लिया, तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। सो ये स्टैटिस्टिक के मदद से चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू इनलार्ज इन इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो एक पर्सन का नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी बढ़ाने के लिए, सर्टेन थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को बूस्टअप करने के लिए स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक के मदद से मल्टीपल डेटाज को आप अक्वायर कर सकते हो और उससे आप सर्टेन कंक्लूजन निकाल सकते हो और नॉलेज भी इनहेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसका इस्तेमाल करती है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, बिजनेस हो गया, तो इन सभी में स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्टैटिस्टिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक का। In present scenario, government collect a large amount of statistics for various purposes, like popular statistical methods such as time series analysis, index number, forecasting, and demand analysis are extensively used in formulating economic policies. So, government को economic policies maintain और बनाने के लिए, formulate करने के लिए ये statistic का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। In a democratic country like India, various political groups are also guided by statistical analysis regarding their popularity in the masses. ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका इस्तेमाल करती है स्टैटिस्टिक का, कि किस तरीके से लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या क्या लोग सोचते हैं, है ना, वो वोट किसको देना चाहते हैं, इन सभी से ये पता चलता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में आखिर स्टैटिस्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक लॉ में यहाँ पे फॉर्मुलेट करने के लिए, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, इन सभी को फॉर्मुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो बहुत सारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको समझने में और सॉल्व करने में भी स्टैटिस्टिक का यहाँ पे हेल्प लगता है। नेक्स्ट है स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन, सो मैथमेटिकल रिलेशन, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन अब यहाँ पे क्या हो गया, इकोनॉमिक्स में हमारा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस है, वो उसमें हमारा उनके उसमें कंपैरिजन करना, ये सब स्टैटिस्टिक के थ्रू पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट,
अलग अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमारे स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालाइज करने के लिए कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, ये जानने के लिए इन्फ्लेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मार्केट में इनकम का क्या स्टेज चल रहा है, जीडीपी क्या चल रहा है, सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं स्टैटिस्टिक के थ्रू। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। सो अगर हम जो इकोनॉमी में प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग होता है, सो वो भी स्टैटिस्टिकल फिगर से ही, स्टैटिस्टिकल मेथड से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक इट इज पॉसिबल to assess the amount of various resources available in economy and accordingly determine whether the specified rate of growth is sustainable or not. So इकोनॉमिक प्लानिंग में काफ़ी मदद करता है और इकोनॉमी में हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिगार्डिंग एन इकोनॉमी may reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation which may require immediate attention. So मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसमें इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जान सकते हैं, है ना, कि किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ताकि हम लोग इमीडिएट एक्शन ले सकें। ये इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारा हेल्प करता है स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है बिजनेस में। सो बिजनेस में क्योंकि हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड में आखिर बिजनेस में क्या क्या स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होता है ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। सो अगर हमें बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश करना है, सो उसमें भी स्टैटिस्टिक का मदद लगता है। कैसे? तो बहुत सारे मल्टीपल डेटास को हम कलेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड किस प्रोडक्ट का है। सो क्या इस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं, तो क्या वो हमारा सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उस प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में या नहीं है, किस तरह से लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले ही स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाने के लिए कि प्रोडक्ट किस तरीके से परचेज हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग लोग फॉलो कर रहे हैं, कंज्यूमर्स कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट है फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का डिमांड पता करने के लिए, उसी तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, उसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल लगाने के लिए, और ख़ास तौर पे अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। सो अकाउंटिंग में भी स्टैटिस्टिक का मदद यहाँ पे लिया जाता है और ऑडिटिंग में भी स्टैटिस्टिक का मदद लिया जाता है ताकि हमारा अकाउंट्स एक्यूरेट रहे और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका पता लगाया जा सके इजीली। नेक्स्ट है कुछ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक। सो आखिर अभी हम लोग ने तो फीचर इंपॉर्टेंस देख लिया स्टैटिस्टिक का, अब ये देखते हैं कि आखिर लिमिटेशंस क्या क्या है। सो लिमिटेशंस में सबसे पहला है स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। तो ये तो हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक में क्वालिटेटिव फेनोमेना, क्वालिटेटिव डेटाज के बारे में पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि कौन कौन से क्वालिटेटिव डेटा, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ एट्सेट्रा, ये क्वालिटेटिव जो है इसको अगर मेजर कर दिया जाए तो फिर इसे पढ़ा जाएगा, अगर मेजर नहीं किया जाएगा तो इसे स्टैटिस्टिक में कोई काम नहीं है इसका। एज अ रिजल्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। लेकिन क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिनोमेना होता है वो एक डेटा को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के बारे में ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के बारे में स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ता है। तो स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक बट एवरेज मार्क हैव स्टैटिस्टिकल रेफरेंस। तो एवरेज मार्क का यहाँ पे रेफरेंस होगा, ठीक है। सो इंडिविजुअल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक कैन बी मिसयूज्ड। सो स्टैटिस्टिक को मिसयूज भी किया जा सकता है ना। अब जैसे स्टैटिस्टिक में एवरेज निकाला जाता है, एक छोटा सा आप यहाँ पे स्टोरी समझो कि मान ले यहाँ पे क्या हुआ कि एक फैमिली था, ठीक है। अब उसमें एक फैमिली में अब जैसे फादर है, ठीक है, अब इसमें कुछ दो बच्चे भी थे, ठीक है, इस फैमिली में। फिर ये इसकी वाइफ थी, ठीक है, इसका भाई था। तो इस तरीके से ये लोग थे। अब यहाँ पे
इनके सामने क्या आया कि एक रिवर आया, ठीक है। तो रिवर इन्हें पार करना था। अब रिवर पार करना था तो अब इन्होंने रिवर का डेप्थ देखा कि डेप्थ कितना है, और इन्होंने अपना अपना हाइट देखा, ठीक है। सबसे पहला हाइट देखा और हाइट से उन्होंने एवरेज निकाल लिया, एवरेज हाइट निकाल लिया, ठीक है। अब एवरेज हाइट निकाल लिया और एवरेज हाइट जो था वो डेप्थ से ज्यादा निकला, जो गहराई थी गहराई से एवरेज हाइट ज्यादा था। और उसके बाद जब ये नदी क्रॉस करने लगे तो इसके जो बच्चे थे वो डूब गए, ठीक है, डूब गए। तो यहाँ स्टैटिस्टिक का बहुत अच्छा एक एग्जांपल निकल के आया कि स्टैटिस्टिक का मिसयूज हो गया यहाँ पे, या उसे यूज करना इसे नहीं आया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक का यूज किया, एवरेज निकाल लिया हाइट और सभी को नदी में उतार दिया ये। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल डेटा भी जो है कि बच्चों का हाइट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इन सभी का, ये 3 लोगों का हाइट ज्यादा था, तो उससे अगर एवरेज निकाला जाए तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। यानी ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए, ये दोनों पार्टी इसमें नेग्लेक्ट हो गए। सो अब ये दोनों जो पार्टी नेग्लेक्ट हो गया, यानी कि इससे पता चला कि स्टैटिस्टिक का मिसयूज भी हो सकता है। सो कॉमन सेंस को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सो यहाँ पे एक बोला गया है एक बात, स्टैटिस्टिकल मेथड आर नो सब्सटीट्यूट फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को पहले अप्लाई करना चाहिए स्टैटिस्टिकल मेथड पे। स्टैटिस्टिकल जो हमारे मेथड्स या टूल्स हैं उस पर पूरी तरह से ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। सो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एवरेज में ही सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 is 76, it does not mean every student of the class has secured 76 mark, ठीक है। सो ये सिर्फ एवरेज पे सही है। जैसे अभी हमने देखा कि वो हाइट वाला जो बात था, सो वो एवरेज पे सही था, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे वो सही ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी वो सही ही हो, ठीक है। जैसे 76 मार्क्स आया एवरेज में, तो हर एक बच्चे को 76 मार्क्स आया होगा ऐसा जरूरी नहीं। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। सो स्टैटिस्टिकल लॉ जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। व्हाई? सो स्टैटिस्टिकल लॉज आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। सो प्रोबेबल है यहाँ पे, यानी कि चांस पे डिपेंड करता है। So interference based on them are only approximate and not exact like inferences based on mathematical and scientific laws, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक। सो बेस्ट पर्सन ही क्या कर सकता है, यानी एक्सपर्ट जो होगा वही इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज इसका मिसयूज होगा, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी इन यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। सो स्टैटिस्टिकल डेटा यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, यानी एक तरह का डेटा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। अगर हेट्रोजीनियस होगा तो कंपेयर किया जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी ऑफ नो यूज टू कंपेयर हाइट ऑफ ट्रीज विद द हाइट ऑफ मैन। सो यहाँ होमोजिनिटी नहीं है, हाइट ऑफ ट्री और हाइट ऑफ मैन का अगर हम लोग यहाँ पे अगर एवरेज निकालते हैं, उसका डेटा को कंपेयर करते हैं, तो उसमें कोई तुक ही नहीं लगता है यहाँ पे। सो डेटा कैसा होना चाहिए, इजिली कंपेयर हो, जिससे हो सके। और कंपेयर किससे होना चाहिए, जो होमोजीनियस डेटा होगा, एक तरह का डेटा होगा। सो उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक इज ओनली one of the method of studying a problem. So statistic is only one of the methods of studying problem. So एक प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए स्टैटिस्टिक एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक ही मेथड है। सो स्टैटिस्टिक इज ओनली मीन्स नॉट द एंड। So statistics are only means to understand any given problem rather than a method to solve any problem. So ये प्रॉब्लम को स्टडी कर सकता है, ठीक है, rather than to solve any problem. ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। So इसीलिए बोला गया इट मीन नॉट एन एंड, ठीक है। So ये सिर्फ तरीका है उसको पढ़ने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये कोई तरीका नहीं है। नाउ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक क्या हुआ? So distrust of statistics mean lack of confidence in statistical method and statement. In spite of services provided by statistics, considerable distrust exists in the minds of people with regard to its reliability and usefulness. The reason for distrust is improper use of statistical tool by unscrupulous, irresponsible, inexperienced and dishonest persons. So यहाँ पे बोला गया कि स्टैटिस्टिक पे हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं,
है ना, और उस पे भरोसा भी करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, अब कोई सर्टेन रिपोर्ट अगर कोई दे रहा है तो वो रिपोर्ट गलत भी तो हो सकता है। बात यहाँ आता है कि वो रिपोर्ट गलत भी तो हो सकता है, कि जिसने बनाया होगा वो इनएक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि अभी आपके पास जो नॉलेज है या ट्वेल्थ तक आपके पास जो नॉलेज होगा, उसके बेसिस पे आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो। सो अब सामने वाला थोड़ा यहाँ पे डाउट में आएगा कि ये सही निकाला होगा या नहीं निकाला होगा, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, है ना, इसके पास सर्टेन स्किल्स नहीं है। तो ये डिस्ट्रस्ट आता ही आता है स्टैटिस्टिक में। सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक का वो कंप्लीट हो गया। स्टैटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने स्टैटिस्टिक के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी स्टैटिस्टिक के टूल्स और मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिया गया है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो। तो हमारे पास हर तरह के यहाँ पे हर सब्जेक्ट के वीडियोस हैं यहाँ पे अवेलेबल। कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी, ताकि आपको हर तरह से प्रॉपर नोट्स भी और कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जा सके। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, या तो आप डीएम कर सकते हो ये आगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।